बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय सेल्फ मानूर फातिमा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम मेंटल हेल्थ में अपना पढ़ेंगे यूनिट 7, जो कि है हमारे पास जीरियाट्रिक रिलेटेड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। साइंस में जीरियाट्रिक कहते हैं ओल्ड एज एडल्ट्स को, जो हमारे पास 60 बियॉन्ड्स होते हैं, मतलब जो 60 साल से ऊपर होते हैं, जो ओल्डर एडल्ट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जीरियाट्रिक। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं उनमें हमें क्या-क्या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और हमने उसे कैसे कवर करना है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली हमारे पास हैं, कम्प्रिहेंसिव साइकियाट्रिक असेसमेंट क्या होती है, उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं जो आपने मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन में अपने ज़हन में रखनी होती हैं या पेशेंट से पूछनी होती हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास कंप्रेसिव साइकियाट्रिक असेसमेंट क्या होती है, कॉम्प्रोमाइज़ कॉग्निशन के साथ, मतलब कॉग्निशन होती है याददाश्त। आपने देखा है कि जितने भी हमारे पास ओल्डर एडल्ट्स होते हैं, 60 बियॉन्ड होते हैं, 55 प्लस होते हैं, उन सब में क्या होती है, चीज़ें भूलने की बीमारी होने लग जाती है। मतलब कि उनकी जितनी भी ब्रेन है, जितनी भी कॉग्निटिव पावर्स हैं, वो उनकी अल्टरनेट फ्लक्चुएट होती रहती हैं। तो आपने इस तरह के पेशेंट में इस तरह हिस्ट्री कैसे लेनी है। उसमें कॉग्निटिव प्रॉब्लम में कंप्राइज़ कॉग्निटिव प्रॉब्लम में हमारे पास 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं, एक है डिमेंशिया, एक है डिलीरियम। तो आपने डिमेंशिया और डिलीरियम के पेशेंट की हिस्ट्री कैसे लेनी है और उसमें क्या-क्या चीज़ों का ख़्याल रखना है और नर्सिंग केयर कैसे प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं आपके पास कि हमारे पास कम्प्रिहेंसिव साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन क्या होती है या कम्प्रिहेंसिव साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होती है। इसमें हमारे पास है कि कम्प्रिहेंसिव साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन असेस द क्लाइंट्स फंक्शनिंग एरियाज एसोसिएटेड विद कॉग्निटिव का वर्ड आ गया, कम्प्रिहेंसिव साइकोलॉजिकल वर्ड आ गया, उसमें आपका बिहेवियर भी आएगा, उसमें आपकी सोशल स्किल्स आएंगी कि आप किस तरह बिहेवियर करते हो सोसाइटी में, आपके मूड्स आएंगे, आपकी एंजाइटी आएगी, आपकी लर्निंग आएगी कि आपकी कंसंट्रेशन कितनी है। और कॉग्निटिव प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि आपकी डिसीजन पावर कैसी है, आप चीज़ों को कैसे प्रायोरिटाइज़ करते हो, आप चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हो, आप एनवायरनमेंट को कितना एक्टिवली ऑब्ज़र्व कर रहे हो और कितना उसमें एक्टिव रिस्पॉन्स कर रहे हो। तो कम्प्रिहेंसिव जब आप इवैल्यूएशन करते हो साइकोलॉजिकल, उसमें आपने पेशेंट का हर एस्पेक्ट देखना होता है, जिसमें आपकी लर्निंग आती है, जिसमें आपका बिहेवियर आता है, जिसमें आपकी सोशल स्किल्स आती हैं, मूड आता है, एंग्ज़ायटी आती है एंड कॉग्निटिव प्रोसेसिंग आती है, जिसमें आपके मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब जीरियाट्रिक क्या होता है? जीरियाट्रिक रिक्वायर्स द इवैल्यूएशन ऑफ मल्टीपल इश्यूज़। जब हम जीरियाट्रिक पेशेंट्स को देखते हैं या ओल्डर पेशेंट्स को देखते हैं, तो उनमें हमने उनकी फिजिकल हेल्थ भी देखनी होती है, उनकी कॉग्निटिव हेल्थ भी देखनी होती है, मतलब उनके फिजिकल बॉडी में जितने ऑर्गन फंक्शनिंग है वो देखनी होती है, उनकी जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो देखनी होती है, इफेक्टिव जो उनके इर्द-गिर्द उनकी लव अफेक्शंस कैसी हैं, उनके वैल्यूज़, मोरल, इनको भी देखना होता है, सोशल को भी देखना होता है, उनकी बिलॉन्गिंग्स को, उनके फाइनेंस के, उनके पास इकोनॉमिकल स्टेटस को देखना होता है, उनका एनवायरनमेंट कैसा है वो देखना होता है और उनके स्पिरिचुअल बिलीव्स के वो अपने रिलीजियस बिलीव्स में कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, इन सब चीज़ों को देखना होता है, क्योंकि ये सब फैक्टर्स जो है ओल्डर हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपने अपनी हिस्ट्री लेनी होती है। आपने उनकी करंट प्रॉब्लम पूछनी है कि उनको इस टाइम मसला क्या है। फिर उन लोगों की हिस्ट्री लेनी होती है कि आपको ये मसला कब से शुरू हुआ हुआ है और अभी आपको क्या कंप्लेंट है उस मसले से। अब करंट इलनेस आपका ये होता है कि आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो, लेकिन आपको प्रेज़ेंटिंग कंप्लेंट क्या है कि डायबिटीज़ की वज़ह से आपके दिल में दर्द है, आपके गुर्दों में दर्द है, आपके पाँव में ज़ख्म बना हुआ है। इसे कहते हैं प्रेज़ेंटिंग कंप्लेंट कि मसला क्या है और बीमारी की हिस्ट्री क्या है। फिर इसके अलावा आपने साइकियाट्रिक हिस्ट्री लेनी होती है कि पास में कोई डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी या इस तरह की कोई मूड स्विंग, सोशल बिलॉन्गिंग वगैरह तो नहीं डिस्टर्ब थी। मेडिकल लेनी होती है, कोई पहले इनका कोई प्रॉब्लम तो नहीं मेडिकल चल रहा था, कोई इनको बीमारी हो। मेडिकेशन पहले से ये क्या दवाइयाँ आपके पास पहले से ये क्या दवाइयाँ खा रहे हैं, फैमिली में कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, किसी को कोई मसला तो नहीं है, इनके साथ कैसे बिलॉन्गिंग्स है, वो सब पर्सनल हिस्ट्री लेनी होती है कि उनकी हैबिट्स क्या हैं, खाना कैसा खाते हैं, उनकी बायोलॉजिकल फंक्शनिंग कैसी है और उनका लाइफ़स्टाइल कैसा है, वॉक करते हैं, नहीं करते हैं, ये सब चीज़ें। प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी देखनी होती है, मतलब आपने देखना होता है कि मॉर्बिडिटी किसे कहते हैं? बीमारी को। प्री मॉर्बिडिटी के मतलब कि वो बीमारी से लड़ने के लिए उन्होंने क्या प्री मॉर्बिड स्टाइल अडॉप्ट किया हुआ है और उनका मेंटल स्टेटस के उनको अब उनकी जो है कॉग्निटिव बिहेवियर कैसा है, ये सब चीज़ें आपने जीरियाट्रिक हिस्ट्री में लेनी होती हैं। उसके अलावा आपके पास आती है जर्नल अपीयरेंस। जर्नल अपीयरेंस के वो दिखने में कैसे हैं, क्या वो ओल्डर एडल्ट होके भी अपने बाल कटवाते हैं, बियर्ड बनवाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, नहीं पहनते हैं, बिहेवियर कैसा है। साइकोमोटर का मतलब होता है कि एक्टिविटी करने की हिम्मत है या नहीं है, उनको पैरालिसिस है, उनको क्या है, वो अपनी एक्टिविटीज़ डेली लाइफ एक्टिविटीज़ खुद परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं।
इसके अलावा लैंग्वेज चेक थॉट डिसऑर्डर्स देखने होते हैं। लैंग्वेज मतलब ज़बान, क्या वो लफ्ज़ आपने देखा है ओल्डर एडल्ट जो होते हैं वो लफ्ज़ सही से नहीं बोल पाते। कई बार ऐसा होता है कि उनके मुँह में दाँत नहीं होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि एज की वजह से नहीं बोल पाते, कई बार ऐसा होता है कि उनको बेल्स पाल्सी लकवा होता है, कई बार उनको फालिज होता है। इस वजह से आपने ये सब कुछ देखना होता है। कई बार उनको डिलीरियम डिमेंशिया हो सकता है, जो हम आगे पढ़ेंगे कि उनको थॉट प्रोसेसिंग देखनी होती है कि वो चीज़ों को समझ पा भी रहे हैं कि नहीं पा रहे। उसके अलावा उनके मूड और उनके जो मूड है, परसेप्शंस हैं, उनको देखना होता है कि उनका मूड कैसा है। ओल्डर एज में आके कुछ बहुत खुश-खुश रहते हैं और कुछ जो होते हैं वो दुनिया से अलग रहते हैं, जो कि आप अभी जो आप स्टेजेस में ऑलरेडी या पढ़ चुके होंगे या आप लोग अभी पढ़ोगे। कॉग्निटिव फंक्शनिंग में आपको ऑलरेडी बता चुकी हैं कि क्या वो ओरिएंटेड है, उनको पता है, दिन को दिन कह रहे हैं, रात को रात कह रहे हैं, मस्जिद में तो मस्जिद बता रहे हैं। अगर वो इन चीज़ों से नहीं वाकिफ़ है तो उसको हम डिसओरिएंटेड कहते हैं। अटेंशन क्या वो चीज़ों को ध्यान तवज्जो से सुन पाते हैं, क्या कंसंट्रेशन वो कर पाते हैं, क्या उनको चीज़ें याद रहती हैं, क्या उनका अभी भी इंटेलिजेंस इंटेलेक्चुअल लेवल मेंटेन है या नहीं है। जजमेंट इनसाइट क्या अभी भी उनकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो उतनी स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। ये सब चीज़ें आपने एक ओल्डर एडल्ट की हिस्ट्री में लाज़मी तौर पे पूछनी होती हैं। उसके बाद है कि आपने हिस्ट्री में वही चीज़ें अब थोड़ी-सी हम दोबारा डिटेल में पढ़ेंगे कि कॉग्निटिव असेसमेंट में क्या करना होता है। कॉग्निटिव असेसमेंट में अब हम इन फैक्टर्स को जो है, जो आपने ये पढ़े हैं, इन सबको हम वन बाय वन देखेंगे कि क्या होता है इसमें। डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर देखना लाइक व्हेन डू द बिहेवियर हैपन क्या कर रहे हैं, कब तक, कितने अरसे तक कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और किस कंडीशन में कितना कर रहे हैं। ये सब चीज़ें कि क्या उनको कोई बीमारी है, इस वजह से उनका ध्यान नहीं हो पा रहा है, ओरिएंटेड नहीं है, किस वजह से। उनके सिम्पटम्स के बारे में कि उनको फिज़िकल है, चाहे साइकोलॉजिकल हैं, वो कब से आ रही हैं। बिहेवियर और सिम्पटम्स किस तरह के लाइक वर्क परफॉर्मेंस ठीक चल रही है कि नहीं, फैमिली इन्वॉल्वमेंट सही हो रही है कि नहीं, एक्टिविटी सही कर पा रहे हैं कि नहीं, इनके रिलेशनशिप कैसे चल रहे हैं, स्पाउस अपने पार्टनर के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ या अपने हमसायों के साथ कैसे उनके बिहेवियर्स चल रहे हैं। साइकियाट्रिक आप इंटरव्यू लेंगे जिनमें सेंसोरियम उनके सेंसेस लेवल चेक करेंगे, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल चेक करेंगे, उनका थॉट प्रोसेस के वो कैसे चीज़ों को सोचते हैं और वो किस तरह डिसीजन मेकिंग करते हैं, जजमेंट और इनसाइट। इनसाइट होता है सिक्स्थ सेंस के थ्रू। पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री लेनी है इमोशनली कि इमोशनल स्टेटस कैसा है फैमिली का और उनका आपस में बिहेवियर स्टेटस कैसा है, किस तरह का उनका बिहेवियर है उनके साथ और किस तरह एडल्ट का बिहेवियर है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है कि मतलब एज रिलेटेड चेंजेस तो नहीं है। कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री लेनी है कि पहले क्या बीमारी थी, कोई और भी बीमारी चल रही हो या कोई अभी करंट ट्रीटमेंट चल रहा है या पहले चल रहा था, सब कुछ। लैब टेस्ट वगैरह चेक करने, लैब टेस्ट क्यों कई बार ऐसे होता है कि कोई डिसऑर्डर, कोई हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी बॉडी चेंजेस आती हैं। ब्लड टेस्ट करवाएँगे, रेडियोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, स्पेशली सीटी स्कैन, ब्रेन की कोई स्ट्रक्चर चेंजेस तो नहीं है, एजुकेशनल असेसमेंट के कितना वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, कितना सीखते हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज असेसमेंट कि अगर उनको बोलने में प्रॉब्लम है तो किस तरह उसको मैनेज करना है और साइकोलॉजिकल असेसमेंट के इमोशनल बिहेवियर कैसा है। ये कुछ एलिमेंट अगेन है, ये उन्हीं की पिक्चर है कि आपको ईज़ी हो कि मेडिकल में आपने क्या पूछना है, कोई बीमारी चल रही है, अभी उनका स्टेटस क्या है, खाना-पीना कैसा है, कोई और प्रॉब्लम, मेंटल में क्या वो चीज़ों को किस तरह अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मूड एंग्ज़ायटी तो नहीं है, कोई डर वगैरह तो नहीं है, उनके अंदर फंक्शनल कैपेसिटी कैसी है, अपनी डेली लाइफ एक्टिविटी कर सकते हैं कि नहीं, जेट एंड बैलेंस सीधा चल रहे हैं कि नहीं, एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या या उनको किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, अपनी किसी लिविंग कोई रोबोट वगैरह की या किसी हेल्पर की या किसी असिस्टेंट की। सोशल में उनका सपोर्ट कैसी है, इन्फॉर्मल सपोर्ट है, दोस्त वगैरह है कि नहीं है, नेटवर्किंग अच्छी है कि नहीं है, विज़िटर्स लोग उनको मिलने आते-जाते हैं कि नहीं आते हैं या अकेले रहते हैं। एनवायरनमेंट फैसिलिटेटेड है कि नहीं है, ज़्यादा चांसेस तो नहीं है इंजरी के, गिरने के, टेलीफ़ोन, टेलीहेल्थ, डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी, फ़ोन ऑन कॉल डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी है कि नहीं है या लोकल रिसोर्सेज़ उनकी एक्सेसिबिलिटी है या नहीं है। ये इसमें बताया गया है, ये हिस्ट्री है, कौन-कौन बंदा इसमें अप्रोच करता है, नर्स, डॉक्टर, फिज़ियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल इन सब लोग इन्वॉल्व होके एक केस को डील करते हैं। अगेन वही चीज़ है आपके पास कि आपने अब कॉग्निटिव असेसमेंट कैसे करनी है। कॉग्निटिव में आपके पास 2 बड़े प्रॉब्लम आते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, डिमेंशिया है और डिलीरियम है या फिर आपकी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकती है। इसमें क्या होता है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट आपके पास क्या है? ये आपके पास है कि इंटरमीडिएट स्टेट होती है मतलब ऐसी स्टेट होती है जिसमें इंसान ना तो पूरी तौर पे चीज़ें भूल चुका है, ना तो वो पूरे तौर पे ठीक है। मतलब एक माइल्ड स्टेट में है कि मतलब लेकिन अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ कर सकता है। थोड़ी बहुत मेमोरी का इश्यू है, थोड़ा बहुत उनको जनरल लाइफ इश्यू आ रहे हैं, थोड़ा बहुत उनको एबिलिटी का आ रहा है, लेकिन डिमेंशिया क्या है, ये प्रोग्रेसिव है। ये उम्र के साथ-साथ बढ़ती रहती है। इसमें मेमोरी का बहुत ज़्यादा मसला होता है, एट लीस्ट वन अदर कॉग्निटिव उनको बिहेवियरल इश्यू भी होते हैं, फ़ेज़िया हो रहा होता है, बोलने में मसला आ रहा होता है, इग्नोज़िया हो रहा है, पहचान में मसला आ रहा होता है, फंक्शनिंग में मसला आ रहा होता है, ये सब चीज़ें। और ये उनकी डेली लाइफ एक्टिविटी से
डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। डिलीरियम क्या होता है? कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब होती है। ये एडल्ट के अलावा एडल्ट्स में भी किसी एक्सीडेंट के बाद भी डिलीरियम हो सकता है, किसी शॉक स्टेट में भी डिलीरियम हो सकता है, किसी भी कंडीशन में डिलीरियम हो सकता है। ये फोकस नहीं कर पाते आप चीज़ पे, आपकी अटेंशंस नहीं हो पाती हैं। ये शॉर्ट पीरियड्स के लिए होता है, डेज़, ये लॉन्गर के लिए होता है। ये चलता ही जाता है और बढ़ता रहता है उम्र के साथ-साथ, लेकिन ये शॉर्टर होता है और ये दिन में कई बार फ्लक्चुएशन बिल्कुल ठीक और मतलब कभी वो जाग रहा होता है, कभी सो रहा होता है, ओरिएंटेड डिसओरिएंटेड में पेशेंट फँसा होता है। फीचर्स क्या हैं? इसमें सब्जेक्टिव मेमोरी कंप्लेंट्स एंड अवेयरनेस ऑफ मेमोरी चेंजेस, मतलब थोड़ा बहुत माइल्ड चेंजेस आती हैं। इसमें क्या प्रोग्रेसिव है, एकदम नहीं होती हैं, लेकिन वक़्त के साथ-साथ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और मेमोरी चली भी जा सकती है। इसमें क्या है आपकी एसोसिएटेड विद द साइकोलॉजिकल, इसमें फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी है कि शॉक की स्टेट में किसी भी इस तरह की। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में डिफरेंट डिजीज़ेज़ के नाम है कि आप ये भी कर सकते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, साइकियाट्रिक इश्यू हो सकते हैं। इन सब रिलेटेड में भी आप डिमेंशिया या डिलीरियम या माइल्ड कॉग्निटिव बिहेवियर गेस कर सकते हो। टूल्स क्या हैं कि आप लोगों ने उसकी एक्टिविटी डेली लाइफ है, ये नीचे इनकी फुल फॉर्म्स लिखी हुई हैं आपके पास। आप इंटरव्यू करोगे, असेसमेंट करोगे और फिर आप पेशेंट को जो है वो डील करोगे। कैम में आपके कन्फ्यूजन असेसमेंट मेथड यूज़ करोगे कि डिलीरियम में इनको कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही है। फर्दर वैल्यूएशन में आप क्या करोगे, पीरियोडिकली जो है व्हेन मेजर चेंजेस आएँगी तो आप उनके साथ पीरियोडिकली अपनी जो है एक असेसमेंट उनके साथ अपना सेशन रख लोगे। आप क्लिनिशियन के साथ कंसल्ट करोगे और उनकी एक्सपीरियंस कॉग्निटिव इवैल्यूएशन करोगे, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करोगे, टेस्टिंग करोगे और उनके जो हैं कुछ टेस्ट विटामिन बी12, टीएसएच, ब्रेन इमेजिंग, सीटी स्कैन वगैरह करवाएँगे। इसमें आप सिंपल उनको टेस्ट वगैरह नहीं होंगे, लेकिन उनके जो एक्चुअल कॉज़ चल रही है उसको ट्रीट करोगे, पेशेंट ऑटोमैटिकली ठीक हो जाएगा। डिमेंशिया और डिलीरियम जो है उनका रिलेशन क्या है? मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। डिलीरियम क्या है? ये एक क्लिनिकल सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ साइन सिम्पटम, इसमें मल्टीपल साइन सिम्पटम पेशेंट को आते हैं और ये ओल्डर एडल्ट्स में होता है। इसमें उनके पास अटेंशन वो अल्टरेशन हो जाती है, अटेंशन नहीं इतनी ज़्यादा दे पाते हैं, कॉन्शियस लेवल चेंज हो जाता है, कॉग्निटिव उनकी एबिलिटीज़ कम हो जाती हैं, कंसंट्रेशन है, आप उनकी कह लें डिसीजन मेकिंग है, उनके इनसाइड सब कुछ डिस्टर्ब होता है, फोकस नहीं कर पाते हैं और उनके जो है एक ही चीज़ उनके ज़हन में या घूम रही होती है या बिल्कुल नहीं घूम रही होती। और ये क्या होता है शॉर्टर पीरियड में होता है और ये पूरे दिन में फ्लक्चुएट करता रहता है। डिमेंशिया जबकि क्या है इसमें लॉस ऑफ मेमोरी है, जैसे आपने बूढ़ों में देखा है कि उनकी याददाश्त जाती रहती है। फिर उनको लैंग्वेज इश्यूज़ आते हैं, उनको बोलने में प्रॉब्लम होता है, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनके डिसीजन मेकिंग पावर डिस्टर्ब हो जाती है, उनकी डेली लाइफ एक्टिविटी जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होते हैं। इसको हम अल्ज़ाइमर की जो है वो एक वजह भी कह सकते हैं या उसकी वजह से भी हम डिमेंशिया होता है ये भी कह सकते हैं। कॉजेज़ क्या हैं डिलीरियम की? कोई मेडिसिन हो सकती है, मेडिकेशन इफ़ेक्ट हो सकता है, ड्रग यूज़ हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, फालिज का अटैक हो सकता है, दिल का अटैक हो सकता है, कोई लीवर डिज़ीज़, क्योंकि लीवर में भी केमिकल्स होते हैं। जब अमोनिया आपके ब्रेन पे अटैक करता है तो तब भी पेशेंट डिलीरियम में चला जाता है। या फिर आपकी बॉडी में आयंस जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, आपको हाइपोनेट्रीमिया पेशेंट है या फिर हाइपोकैल्सीमिया में जा रहा है। इसके अलावा डिमेंशिया में क्या है अल्ज़ाइमर इसकी मोस्ट कॉमन काज़ है, कोई वस्कुलर डिमेंशिया हो सकता है, मतलब कि ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो गई उसकी वजह से हो सकता है, आपका फ्रंटल टेम्पोरल जब आपका ब्रेन का फ्रंट पार्ट डिस्टर्ब हो सकता है, पार्किंसनिज़्म डिज़ीज़ में हो सकता है, लोअर बॉडीज़ में हो सकता है और स्फीयर हेड इंजरीज़ में। ये आपके हैं बताए गए हैं फ्रंटल है जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग को कंट्रोल करता है, ये डिस्टर्ब होता है तो आपकी पेशेंट की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ डिस्टर्ब होती हैं। आपके जो है वर्निकीज़ एरिया वगैरह ये वर्ड प्रोडक्शन करते हैं, ये डिस्टर्ब हो तो पेशेंट से बोला नहीं जाता है। टेम्पोरल आपका मेमोरी कंट्रोल करता है, ऑक्सीपिटल पीछे वाला दिमाग का हिस्सा आपकी नज़र को कंट्रोल करता है। इसी तरह आपके जो है साइडें हैं आपकी वो जो है आपके इमोशनल और बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है बताया गया कि कौन-सा हिस्सा जब डिस्टर्ब होगा तो वो वाली फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। ये अगेन साइन सिम्पटम्स हैं कि मेमोरी लॉस होता है, चीज़ें याद नहीं रहती हैं, आपको अपने टास्क भूल जाते हैं, आपको लिखने-पढ़ने में मसला आता है, आपकी जो डिसीजन मेकिंग ख़राब हो जाती है, आप चीज़ें रख के भूल जाते हैं, आप अपना काम नहीं सही से ईज़ी होके कर पाते हैं, चैलेंजेस अंडरस्टैंडिंग आपको चीज़ों को समझने में मसला आता है कि येलो लाइट जैसे एग्ज़ाम्पल दी गई येलो लाइट और उसको कन्फ्यूज़िंग हो रही है कि कौन-सी लाइट पे चलना है, कौन-सी पे नहीं चलना है, मूड स्विंग्स होते हैं। और आप प्रॉब्लम कीपिंग ट्रैक ऑफ थिंग्स क्या आपको हमेशा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। और ये एक फैक्टर है कि क्या डिलीरियम का क्या रिलेशन है मेंटल हेल्थ से वो ये है, जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है तो आपके अंदर के चेंजेज़ आते हैं, आपके अंदर आपकी जो होती हैं वास्कुलर चेंजेज़ आती हैं, ब्लड चेंजेज़ आती हैं जिसकी वज़ह से आपके अंदर जो है
बॉडी कंपोजिशन चेंज हो जाती है। जब वो चेंज होती है तो आपके ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। जब ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, एंडोक्राइन फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है, ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये फैक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, न्यूरोवास्कुलर कपलिंग, हाइपोक्सिया, आपकी ऑक्सीजन की कमी, हाइपोग्लाइसीमिया, आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज की कमी, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन इन्फ्लेम्ड होने लग जाता है। ब्रेन इन्फ्लेम्ड होता है तो ब्रेन के जो सेल्स हैं वो एक्टिव होने लग जाते हैं। जो वो एक्टिव होते हैं तो स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन के अंदर डिटोरिएट कर देता है, आपकी फ्लक्चुएट कर देता है नॉर्मल फंक्शनिंग को, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, डिसेबिलिटी, हॉस्पिटलाइजेशन और एट द एंड डेथ हो जाती है। ये आपके पास अगेन वो है, काजेज़ क्या है डिलीरियम की, आपके पास इंसेफ्लोपैथी है, जैसे आपके लीवर के पेशेंट का मैंने बताया था, अमोनिया कलेक्ट हो जाता है तो पेशेंट इनकैफ में चला जाता है। ब्रेन फेलियर हो सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव कोई रीज़न हो सकती है, एक्यूट इन्फ्यूजन होती है और पेशेंट जो होता है हाइपर एक्टिव हो जाता है और उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, ड्रग की वजह से आती हैं या फिर आपके मूड स्विंग्स, मेमोरी, ये सब इश्यूज़ होते हैं, जैसा कि आपको ये दिखाए जा रहे हैं। ये इनका एक डिफरेंस है। डिलीरियम क्या है, एक्यूट होता है क्योंकि ये ड्रग्स की वजह से, मेडिकेशन की वजह से, ये ग्रेजुअल एज के साथ आहिस्ता-आहिस्ता ये रिवर्सिबल है, पेशेंट नॉर्मल हो सकता है, लेकिन ये एज के साथ-साथ रिवर्सिबल नहीं होता। इसमें कॉन्शियस लेवल फ्लक्चुएट हो जाता है और अवेयरनेस डिक्रीज़ होती है। इसमें रेयरली कॉन्शियस लेवल चेंज होता है, पेशेंट ओरिएंटेड रहता है, ओरिएंटेड मतलब उसको पता होता है वो कहाँ है। परसेप्शन में हेलुसिनेशन, उसको आवाज़ें आती हैं, लुइयंस डिफरेंट चीज़ें दिखाई देती हैं, इसमें हेलुसिनेशंस, आवाज़ें आना कॉमन, इसमें ये चीज़ें नहीं होती हैं, सिर्फ़ आपको जो होता है मेमोरी का इशू होता है। स्पीच स्लो हो जाती है, इनकोहेरेंट हो जाती है, बातें उसकी मैच नहीं होती हैं, डिसओरिएंटेड हो जाता है, उसको पता नहीं होता है वो कहाँ है, किस वक़्त है, क्या टाइम है, क्या नहीं है। इसमें भी डिसओरिएंटेड होता है, उसको टाइम का नहीं पता होता, जगह का नहीं पता होता है, मेमोरी उसकी डिस्टर्ब होती है, इसमें मेमोरी जो है सच डिस्टर्ब नहीं होती, इसमें रेपिटेटिव होते हैं, उसके वर्ड वो रिपीट करता है, इसमें वो बोलता नहीं है, इसमें वो बार-बार रिपीट कर रहा होता है। ऑफ़न डायग्नल डिस्रप्शन होती है, इसमें आपके पास ये रेयर होता है, ये कॉमन है। आउटकम पुअर होते हैं, लेकिन इसमें आउटकम एक्सीलेंट होते हैं अगर आप ट्रीटमेंट सही कर दो। नर्सिंग केयर क्या है कि आपने क्लियर कम्युनिकेशन यूज़ करनी है, आसान अल्फाज यूज़ करने हैं, उनको उनके नाम से बुलाना है, स्पीक स्लोली, आहिस्ता-आहिस्ता बात करनी है, डायरेक्शंस और जेस्चर्स इशारों से करनी है कि वो इशारा समझ लें अगर बात नहीं समझ पा रहे हैं तो। आपने उनको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करना है, उनके साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है, उनको एडप्टिव एनवायरनमेंट देना है। एडप्टिव एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि आपने उनको ऐसा एनवायरनमेंट देना है जिसमें वो उनके गिरने के चांसेस कम हों, इंजरी के चांसेस कम हों और उनके साथ एक हेल्दी एनवायरनमेंट हो। आपने उनको सेंसरी एक्सपोज़र देना है, हियरिंग एबिलिटी इंक्रीज़ करनी है, उनके थेरेपी सेशंस रखने हैं, उनके रिकवरी गोल सेट करने हैं, उनकी हेल्थ प्रमोट करनी है, उनकी स्क्रीनिंग इवैल्यूएशन ऑन टाइम करनी है, सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ सिखानी है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हेल्प आउट करना है, क्राइसिस इंटरवेंशन करनी है। अगर उनको कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रही है, आपने उसको जो है इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, रिहैबिलिटेट करना है, फैमिली को एजुकेट करना है कि आप उनके साथ जो है कोऑपरेट करें, उनका ख़्याल रखें, कोऑर्डिनेट केयर देनी है कि फैमिली, पेशेंट और नर्स आप तीनों के दरमियान एक रिलेशनशिप हो और इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीपल जैसे ऑक्यूपेशनल है, डॉक्टर है, नर्स है, ये सारे मिलके काम करें। उसके अलावा उनके पीयर ग्रुप्स बनाने हैं ताकि वो आपस में एक-दूसरे से बातें जो हैं वो करें, कुछ अच्छा टाइम गुज़ारें, मेडिकेशंस का ख़्याल रखना है, आपने कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट टाइम भी करनी है, क्लिनिकल सुपरविज़न रखनी है कि उनको कोई क्लिनिकल नीड तो नहीं है। उसके अलावा आपने इंटीग्रेटिव थेरेपीज़ देनी है, उनको लैब टेस्ट ऑन टाइम लेने हैं, प्रिवेंटिव केयर्स प्रोवाइड करनी है, इम्यूनाइज़ेशन करवानी है। आपने कुछ पॉलिसीज़ डेवलप करनी है, रेफरेंसेस बनाने हैं और कुछ प्रोसीजर्स जो हैं वो परफ़ॉर्म करने हैं। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कि जीरियाट्रिक केयर क्या होती है, अपने कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट क्या है, उसके कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं, किस तरह आप एल्डरली पेशेंट्स को चेक करते हो, किस तरह डिलीरियम डिमेंशिया क्या है, उसका रिलेशनशिप क्या है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से, उसके साइन सिम्पटम्स क्या हैं, उनका डिफरेंस क्या है, नर्सिंग केयर में क्या-क्या आता है और आप किस तरह एक अच्छी नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकते हो। ये कुछ पिक्चर्स हैं जिनसे आपके लिए समझना आसान होगा। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इन केस कि आपको कोई प्रॉब्लम यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू सो मच।